नमस्ते बच्चों, यूनिक क्लासेस के इस खास वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग 21 ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा कहता है कि 7/20 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। याद कीजिए, दशमलव का जो प्रसार होता है किसी भी परिमेय संख्या का, वो दो ही प्रकार का होता है, या तो शांत होता है या तो अशांत होता है। तो हम कैसे तय करेंगे शांत है या अशांत? तो जो भी परिमेय संख्या हमें दिया रहे, बस उसका आप हर को उठा लीजिए और उस हर का क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1, यानी 20 बराबर क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, अब इस अभाज्य गुणनखंड में आपको बस ये देखना है कि क्या उसमें सिर्फ 2 और 5 दिख रहा है। अगर सिर्फ 2 और 5 दिखेगा तो वो शांत होगा। तो यहाँ 20 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो हमें क्या दिख रहा है, केवल 2 और 5 दिख रहा है। इसलिए ऑप्शन बी मेरा सही जवाब है, शांत। ठीक है, समझना है कि मेरा दशमलव प्रसार दो प्रकार का है, एक शांत और एक अशांत। और हम कैसे तय करेंगे शांत है या अशांत? तो शांत में क्या होता है, जो हर होगा किसी भी परिमेय संख्या का वो 2 या 5 के रूप का होगा। यानी कि सिर्फ या तो 2 होगा, हम अभाज्य गुणनखंड किए हर का, सिर्फ 2 आया, ठीक है, या सिर्फ 5 आया, ठीक है, या 2 5 दोनों आ जाए। ठीक है, संख्या कितना भी रह सकता है, 2 या 5 पे पावर कितना रहे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी केवल 2 और 5 दिख रहा है अगर उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, तो उसको हम शांत बोलेंगे। और अगर 2 5 के अलावा कुछ तीसरा अंक दिख गया, कुछ भी दिख गया, तो उसको हम अशांत बोलेंगे। ठीक है, तो इस सवाल में देखिए क्या है, 7/20 था। क्या था? 7/20 था। तो हर उसका क्या था, 20 था हर उसका। और इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, सिर्फ 2 और 5 आया। आया कि नहीं आया? देखिए सिर्फ क्या आया, 2 और 5 आया। इसके कारण ये क्या हो गया, शांत हो गया। समझ गए? 2 और 5 के रूप का रहेगा तो शांत, 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखा तो अशांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कर रहा है पाई। पाई क्या है? तो याद रखेंगे पाई अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, पाई का कोई भी फॉर्म आ जाए, कभी कभी 2π/3 बोल दे, कुछ भी बोल दे, है ना। पाई दिखा मतलब वो क्या है, अपरिमेय संख्या। और पाई का वैल्यू क्या होता है, याद कीजिए, 22/7 होता है कि नहीं होता है? आमतौर पे कहीं सवाल जब हम बना रहे होते हैं तो पाई की जगह क्या रखते हैं, 22/7 रखते हैं। लेकिन 22/7 अगर कहीं लिखा दिख जाए तो उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि दो संख्याओं का मस 15 है और उसका लस 105 है, और एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल रहे, एक बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है, मस गुने लस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना। एक रूल था हम लोगों का, पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए। तो मस कितना दिया है, 15, लस कितना दिया है, 105। तो लिख दीजिए, देखिए ना, 15 और 105 है, लिख दिए। और पहली संख्या क्या दे दिया, 5। दूसरी संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बस इस 5 गुना में उस साइड भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, भागाम हो जाएगा। तो क्या हो गया, 15 गुने 105/5 निकल जाएगा। इससे हमारा दूसरी संख्या, इसको काट दीजिए 3 बार में, और 105 गुने 3 कितना आ जाएगा, 315। अर्थात ऑप्शन सी मेरा सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, और खासकर रूट जब हमें दिख रहा है, तो जो रूट से अगर बाहर आ गया तब तो वो परिमेय संख्या, मतलब रूट खत्म हो जाए, है ना, तो वो परिमेय संख्या। अगर रूट है तो सीधी सी बात है वो अपरिमेय संख्या है। जैसे इसको देखिए आप, डी ऑप्शन, ये रूट से बाहर होकर क्या हो जाएगा, 6, है ना। 36 का 6 और 64 का 8, यानी ये परिमेय संख्या था। 1/100 को देख लीजिए, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 100 का 10, यानी ये भी परिमेय संख्या था। अब 3 5 पे नज़र दौड़ाइए, ये रूट से बाहर नहीं हो सकता है, इसलिए बी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, सही हो गया, है ना। इधर 9 16 को देखिए, 9 तो खैर रूट में है ही नहीं, तो 9 ही रह जाएगा। 16 क्या हो जाएगा, 4। सीधी सी बात है, तो जो रूट में रह गया वो अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 188 और 220 का सरलतम रूप क्या है? ये पीछे भी आया था, है ना। तो इसका आंसर जो है आप खुद से हमें बताएंगे। ठीक है,
ऑप्शन ए बी सी डी में मेरा क्या होगा। तरीका क्या है हम बता देते हैं। आप जो है इसका HCF निकाल दीजिए, 188 और 220 का HCF निकाल दीजिए। जो HCF आएगा उसी को आप 188 से भी भाग दे दीजिए, 220 से भी भाग दे दीजिए। जो भाग दे के आए वही हमारा सरलतम रूप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि कोई द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना। हम पीछे भी बता चुके हैं, 2 है ना। जिस बहुपद का जितना घात होगा उसका शून्यक भी उतना ही होता है। तो द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, याद कीजिए 2 होता है, इसलिए इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोई अगर पूर्णांक p है तो विषम संख्या का रूप क्या होगा। याद कीजिए 2p + 1। हर सम संख्या, जितना भी सम संख्या होगा वो 2m के रूप का होगा, और m क्या होगा, पूर्णांक होगा। m की जगह p दे देगा, कभी q दे देगा, वो सवाल पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ क्या दे दिया, p दे दिया, p को पूर्णांक बोल दिया, तो विषम संख्या किस रूप का होता है, 2p + 1 के रूप का होता है, ठीक है। और सम संख्या 2p के रूप का होता है या 2m के रूप का होता है, जो वो चर लगा दे, ठीक है, वो पूर्णांक होगा। तो हर विषम संख्या 2m + 1 के रूप का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोई O केंद्र वाला वृत्त है और बाह्य बिंदु P से PS और खींचा गया है, ठीक है। यानी कि आप देख लीजिए एक वृत्त हम बना दिए जिसका केंद्र O है, ठीक है, जिसका केंद्र O है। बाहर कोई बिंदु स्थित P था, उससे 2 स्पर्श रेखा आया, ठीक है, एक PR हो गया और एक PS हो गया। सवाल में क्या कह रहा है कि जो PR है वो 8 है, जो PR है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो PS क्या रहा होगा, 8 सेंटीमीटर। सिंपल, ऑप्शन ए सही हो गया। क्या रूल था, हम लोग प्रमेय 10.2 में क्या पढ़े थे कि अगर बाह्य बिंदु से कोई भी वृत्त पे स्पर्श रेखा जाएगा तो वो स्पर्श रेखा बराबर होगा, और बाह्य बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा जा सकता है, इसलिए दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है, बराबर होता है। पीछे भी ये बात हम आपको बताए हैं। तो एक स्पर्श रेखा 8 था तो दूसरा भी 8 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर रेखाएं, तो रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। पढ़ चुके हैं कि अगर आलेख हम बनाए, और देखिए अगर आलेख हम बना रहे होते हैं ना तो 3 ही तरह का आलेख बनता है, खासकर 2 रैखिक समीकरण का, है ना। जब रैखिक समीकरण 2 हो, एक क्या होता था, समानांतर, तो समानांतर का कोई हल नहीं। दूसरा क्या होता था, प्रतिच्छेदी, उसका एक हल। और तीसरा क्या होता है, संपाती, उसका अनेक हल। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि 9x² - 1 के मूलों की प्रकृति क्या। तो जब भी मूल की प्रकृति बोले हमें विविक्तर ज्ञात करना होगा। विविक्तर क्या होता है, b² - 4ac। इस पे हम अंक को रख लेते हैं। b का काम कौन करेगा, जो x के साथ, याद कीजिए x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, x का जो गुणांक होता है वो b होता है, और जो अचर होता है वो c होता है। इस सवाल में आप देखें x है ही नहीं, इसलिए b मेरा क्या हो जाएगा, 0 घटाव 4 गुने a 9 है, और c मेरा -1 है। c मेरा कितना है, -1, अर्थात ये क्या हो गया, देखिए 36 प्लस में, है ना, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 36 है। और जब भी 0 से बड़ा d आवे तो क्या होता है, वो वास्तविक और असमान होता है, याद रखिएगा। और जब भी d 0 के बराबर आता है तो वो वास्तविक और समान होता है। और जब d 0 से छोटा आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, तो अब वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। x² - 5 के क्या शून्य, सिंपल, x² बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाके +5, तो x बराबर क्या, ±√5, है ना, स्क्वायर है, इधर आके वर्गमूल हो गया। तो +-5 कहाँ दिख रहा है, रूट +-5 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन सी मेरा सही जवाब हो गया, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोई समीकरण है, एक ये है और एक ये है, और इसके अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल अगर हैं तो k का क्या मान रहा होगा। अद्वितीय हल में क्या होता है, a1/a2 नहीं बराबर होगा b1/b2 का। तो यहाँ भी हर हाल में अगर अद्वितीय हल है तो क्या हो गया, 3/2, है ना। a1 मेरा क्या है, 3 और a2 2, तो 3/2 नहीं बराबर रहा होगा k/5 का, सिंपल। तो 5 इधर है, इस साइड भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, 15/2,
के बराबर के नहीं होना चाहिए, सिंपल। तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कौन एपी है ना। समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होगा, एपी, कौन एपी है। और एपी का क्या मतलब है, सारमंतर होना चाहिए। सारमंतर का क्या मतलब है कि हर अगला पद में पिछला पद घट के समान है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, चलिए आगे आ रहा है डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हर अगला पद में अगर पिछला पद को घटाए तो घट के 5 आ रहा है। ध्यान से देखिए ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, घट के 5, इसलिए ये एपी है। इसको घटाइए, पहला ऑप्शन, ये नहीं घट रहा है, यानी ये एपी नहीं है। घटेगा लेकिन घट के समान हर जगह नहीं आएगा। इसको इसमें घटाइए कुछ और आएगा, इसको इससे घटाइए कुछ और आएगा। सेम यहाँ भी घट के कुछ और आ रहा है और घट के कुछ और आ रहा है, यानी दूसरा भी एपी नहीं। 2 में ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं। 4 में 2 घटाइए 2, 8 में 4 घटाइए 4, घट के समान नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन डी मेरा सही जवाब हो गया। क्यों? क्योंकि इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, समान ही आएगा, है ना। तो चेक भी नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। -12 और -12 किस पाद में स्थित है, मतलब चतुर्थांश। पाद का मतलब क्या होगा, चतुर्थांश। तो किस चतुर्थांश में स्थित है, तो देखिए यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में। याद कीजिए, तो यहाँ दोनों अंक क्या है, माइनस में, इसलिए तीसरा चतुर्थांश यानी तीसरा पाद में स्थित होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए इस सवाल में क्या कर रहा है कि ये मेरा द्विघात समीकरण है, तो इसका विविक्तर बताइए। आमतौर पे द्विघात समीकरण कैसा होता है, ये होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है। तो इसका विविक्तर क्या होता है, b² - 4ac। b का स्क्वायर का मतलब क्या, x का गुणांक, है ना। अब यहाँ देखिए इस सवाल में खासकर क्या दिया, बदल दिया, bx² दे दिया, ax + c = 0 दे दिया। तो बिल्कुल फॉर्मूला वही होगा। ठीक है, b² - 4ac। लेकिन इस सवाल में b का काम कौन कर रहा है, a कर रहा है ना। x के साथ जो है उसको हम b बोलते हैं। तो यहाँ a का स्क्वायर हमको लिखना पड़ेगा। घटाओ 4, a किसको बोलते हैं, जो x² के साथ होता है उसको a बोलते हैं। तो यहाँ क्या b हो जाएगा। और c क्या है, c ही है सवाल में, तो चलिए c रहने देते हैं। अर्थात a² - 4bc जो है इस खास द्विघात समीकरण का विविक्तर होगा, a² - 4bc। ठीक है, ऑप्शन बी मेरा सही हो गया। देख लीजिए ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या होगा अगर उसका शीर्ष इतना है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला लगा लीजिए सिंपल, हाफ x1/2 घटाओ /3 प्लस x2/3 घटाओ /1 प्लस x3/1 घटाओ /2। ये फॉर्मूला है, इस पे रख लीजिए ना। पहला जो मेरा है ये x1/1 हो जाएगा, ये x2/2 हो जाएगा, ये x3 और /3 हो जाएगा। इस पे हम रख लेंगे सिंपल और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आप आंसर बताइएगा, है ना। ये सोल्व करना पड़ेगा, खुद से सोल्व कर लीजिएगा और बताइए कौन सा आंसर इसका होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कोई बहुपद है जिसमें x² - 3x + 5 है ना। बहुपद क्या है, x² - 3x + 5। इसके शून्यक a और b हैं, तो 4 × a + b बताइए। ठीक है, तो 4 को 4 रहने दीजिए, गुने a + b शून्यक था, ध्यान से देखिए, यानी ये a + b लिख दिया, मतलब क्या, शून्यकों का योगफल लिख दिया। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, फॉर्मूला के अनुसार, है कि नहीं। तो 4 × -b मेरा क्या है इस सवाल में, -3 बटे a क्या है 1, अर्थात 4 × 3 + 12 है ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी मेरा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोई AP है, प्रथम 24 पदों का योग बताइए। तो SN फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, हाँ कि ना। n क्या है 24, क्योंकि 24 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 24/2 2 × a क्या, प्रथम पद बोलते हैं कि नहीं, प्लस n क्या है, जितना पद का योग पूछ रहा था, यानी 24 घटाओ 1, और d क्या होता है, कोई भी अगला पद में पिछला पद घटा लीजिए। तो 14 में 11 घटा लीजिए, कितना आएगा 3,
ठीक है, अब इसको सिंपल सोल्व कर दीजिए, जो सोल्व करके आए वही हमारा आंसर हो गया। ये देखिए कितना हो जाएगा, 23 या 69। ठीक है, इसको सोल्व कर लिए, जो आ गया वही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5 5 की मूल बिंदु से दूरी, और जब भी मूल बिंदु से दूरी मतलब क्या, जो एक दिया है इसी का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का क्या कर दीजिए, स्क्वायर। तो ये कितना हो गया देखिए 50 है ना, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50, 50 को तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 5 गुने 2, सिंपल है ना, 25 दूना 50, 5 बाहर √2, तो 5 √2 कहाँ है, ऑप्शन सी मेरा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। 6 10 में कोटि, सिंपल, x का जो मान है वो भुज, y का मान जो है कोटि। ठीक है, x क्या होता है पहला अक्षर, y क्या होता है दूसरा अक्षर, यानी कोटि y का मान होता है, यानी 10, ऑप्शन बी सही जवाब। आगे बढ़िए। 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है इतना, अनुपात किसका, क्षेत्रफल का, हम पहले भी बता चुके हैं। भुजा छोटा है, क्षेत्रफल बड़ा है, समझने के लिए तो छोटा का अनुपात दिया है, बड़ा का पूछ रहा है, मतलब क्या, इसी का वर्ग कर दीजिए। तो 4 का वर्ग 16 और 9 का 81, यानी ऑप्शन बी सही हो गया। खैर, इसके बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी हम बता सकते हैं। इसके बीच की दूरी कैसे, तो दूरी सूत्र लगा लीजिए, x2 क्या है 9 घटाओ x1 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 9 में 5 घटाइए 4 का स्क्वायर, 5 में 2 घटाइए 3 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 यानी क्या 25, और 25 का मतलब क्या 5, यानी ऑप्शन डी सही जवाब। इस सवाल में देखिए एक एपी दे रखा है, बोल रहा है कौन सा पद 109 है। जब भी कौन सा पद बोल रहा है मतलब हमसे n पूछ रहा है, n दिया नहीं है, लेकिन 109 के बारे में बोला, ये कौन सा पद है, यानी ये एपी में कहीं 109 आ रहा होगा, यानी ये tn का काम करेगा, यानी tn बराबर क्या दे दिया, वो 109 दे दिया। ठीक है, और tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ कि ना, a क्या है पहला पद, यानी 4 प्लस n तो हमें ज्ञात ही करना था, और d का क्या काम करेगा, 9 में 4 घटा दीजिए, कितना 5। खैर, तो 4 प्लस इसको गुना कर दीजिए, 5n घटाओ 5 बराबर 109। ध्यान से देखें आप, 4 और -5 क्या हो गया, -1 प्लस 5n बराबर 109, तो 5n बराबर कितना 110, ये -1 उधर जाके क्या हो गया +1 हो गया। ठीक है, तो अब n बराबर कितना 110/5, अर्थात 22वां पद जो है, यानी ऑप्शन डी मेरा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट सवाल है। ठीक है, आज थोड़ा सा नंबरिंग नहीं है सवाल में, आप ध्यान रखिएगा, 21 से ज़्यादा सवाल आज हम आपको करवा रहे हैं। तो tan थीटा बराबर 12/5 है, तो sin थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल क्या करें, tan थीटा बराबर फॉर्मूला लगा लीजिए, p/b जो कि 12/5, यानी p मेरा 12 है, b मेरा 5 है। h लगाइए, h का स्क्वायर क्या होता है, p² प्लस b², पैथागोरस प्रमेय, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो 12 का स्क्वायर 144, 25 कितना हो गया 169, यानी h² कितना आ रहा है 169, तो h कितना आएगा 13। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, साइन थीटा बराबर होता है p/h। p क्या है सवाल में 12, h आपने निकाला 13, यानी 12/13, ऑप्शन ए मेरा सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए धन्यवाद।